उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने अपनी खराब तबीयत को कारण बताकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि सही कारण क्या है, इसके पीछे एक लंबी बहस हो सकती है, लेकिन इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था और चुनाव होने तय थे। दूसरा एडिटोरियल है लैंगिक पहचान के बारे में। मामला मणिपुर का है। हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें हाईकोर्ट ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उनकी नई पहचान के आधार पर डॉक्यूमेंट जारी करने का आदेश दिया है। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से ही दोनों पक्षों के लोग इलेक्शन की तैयारियों में जुट गए थे और अब बीजेपी वाले एनडीए और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्शन तो पहले से ही तय है, क्योंकि बीजेपी के पास चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नंबर हैं। लेकिन राजनीति सिर्फ जीत या हार का खेल नहीं है, यहाँ पर मैसेजिंग का भी बड़ा महत्व है। एनडीए के उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन। राधाकृष्णन साहब तमिलनाडु के रहने वाले हैं, लंबे समय से आरएसएस में काम कर रहे हैं, आरएसएस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। इनके राजनीतिक विपक्षी भी इन्हें पसंद करते हैं, इसलिए इन्हें दक्षिण भारत का अटल बिहारी वाजपेयी भी कहा जाता है। राधाकृष्णन साहब 1998 से लेकर 2004 तक 2 बार सांसद भी रहे हैं और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इंडिया गठबंधन यानी विपक्ष के उम्मीदवार हैं न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी। वी सुदर्शन रेड्डी सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ है, वहीं पर पले बढ़े हैं। एनडीए के पास चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नंबर हैं, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 66 के हिसाब से उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में यानी इलेक्टोरल कॉलेज में राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य और लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं और यही लोग वोट डालते हैं। और एनडीए गठबंधन के पास लोकसभा में 293 सदस्यों का समर्थन है और कहा जा रहा है कि राज्यसभा में लगभग 130-134 सदस्यों का समर्थन एनडीए गठबंधन ने अपने पक्ष में जुटा लिया है। चुनाव का गणित समझें तो भारत की लोकसभा में अभी 543 सीटें हैं और राज्यसभा में 245 सीटें हैं, लेकिन लोकसभा में सांसद हैं 542 और राज्यसभा में 240, यानी कुल सांसद होते हैं 782 और चुनाव जीतने के लिए 392 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वेटेज सिस्टम काम नहीं करता। सभी सांसदों के वोट की वैल्यू बराबर होती है और इस चुनाव में राज्य विधानमंडलों के सदस्य यानी विधानसभाओं के सदस्य वोट नहीं करते। एनडीए के अलावा राधाकृष्णन जी यानी एनडीए के उम्मीदवार के पास वाईएसआरसीपी का भी समर्थन है। वाईएसआरसीपी ने वादा किया है कि वे राधाकृष्णन साहब को समर्थन देंगे। वाईएसआरसीपी यानी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश में विपक्ष में है और आंध्र प्रदेश में अभी एनडीए की सरकार है। इसके बावजूद वाईएसआरसीपी ने डॉक्टर राधाकृष्णन को अपना समर्थन दिया है। वैसे तो राजनीतिक विषयों से जुड़े सवाल एग्जाम में नहीं आते, फिर भी देख लेते हैं कि उन उम्मीदवारों के पीछे की राजनीति क्या है। एनडीए के उम्मीदवार तमिलनाडु से है। भाजपा को उम्मीद है कि इससे उनको तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में फायदा मिलेगा। ऐसा करके बीजेपी तमिलनाडु और तमिलनाडु के लोगों से जुड़ना चाहती है। भाजपा मैसेज देना चाहती है कि वह तमिलनाडु में बाहरी पार्टी नहीं है। अब इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तमिलनाडु के हैं, तो तमिलनाडु की दूसरी पार्टियों पर भी उनका समर्थन करने का दबाव बनेगा। और अभी तमिलनाडु में एमके स्टालिन सीएम है और उनकी पार्टी डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे ही इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आंध्र प्रदेश के हैं और आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी और डिप्टी सीएम की पार्टी है जनसेना। इससे डीएमके का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इन पार्टियों के ऊपर दबाव बनेगा कि वे अपने राज्य के एक उम्मीदवार का समर्थन करें। राधाकृष्णन साहब आरएसएस के कार्यकर्ता हैं और भाजपा ने उनको उम्मीदवार बनाया है। इससे आरएसएस और बीजेपी के बीच में मनमुटाव कुछ कम हुआ है। पिछले कुछ दिनों में कुछ मुद्दों पर दोनों संगठनों में कुछ मनमुटाव की खबरें आई थी और ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जगदीप धनखड़ साहब आरएसएस से नहीं थे। विपक्ष न्यायमूर्ति रेड्डी को उम्मीदवार बनाकर यह संदेश देना चाहता है कि वह सामाजिक न्याय मतलब समाज में पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रहा है, क्योंकि न्यायमूर्ति रेड्डी तेलंगाना में
सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, रोजगार, राजनीति और जाति सर्वेक्षण के आंकड़ों का विश्लेषण और व्याख्या करने वाले विशेषज्ञ समूह के अध्यक्ष थे। तो सबके अपने अपने उम्मीदवार हैं और अपने अपने मैसेज हैं और अपनी अपनी राजनीति है। एडिटोरियल कहता है कि भाजपा की तरफ से संघ और हिंदुत्व का चेहरा आगे बढ़ाया जा रहा है, वहीं विपक्ष पिछड़ों की राजनीति कर रहा है। यह राजनीति थी, लेकिन हमारे लिए उपराष्ट्रपति पद से जुड़े संवैधानिक प्रावधान और हमारी राज व्यवस्था में उनकी भूमिका से जुड़े तथ्य जरूरी हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 71 तक प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इनके चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट डालते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। चुनाव होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणी मत पद्धति से। ये पद्धतियां क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं, इनके बारे में हम बाद में कभी विस्तार से समझेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य तो वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य वोट नहीं डालते हैं। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल होता है 5 साल का, लेकिन जैसा अभी हुआ है, उपराष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के पहले भी राष्ट्रपति को इस्तीफा देकर अपना पद छोड़ सकते हैं। एक बार कार्यकाल यानी 5 साल पूरा होने के बाद एक व्यक्ति फिर से चुनाव लड़कर और जीतकर एक बार फिर से राष्ट्रपति बन सकता है, यानी दोबारा राष्ट्रपति बन सकता है। चुनाव जीतने के बाद इनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आर्टिकल 66 में कुछ क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं। पहली क्वालिफिकेशन यही है कि उन्हें भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता यह है कि उनकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरी योग्यता यह है कि इनके पास कम से कम राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि वे किसी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ के पद में कई चीजें आ सकती हैं, जैसे ये किसी सरकारी कंपनी में पद पर हो, वहां से इन्हें वेतन और वित्तीय लाभ मिलता हो, या फिर ये सरकारी अधिकारी हो सकते हैं जिनको वेतन भत्ते और दूसरे लाभ मिलते हैं। भारत की राज्य व्यवस्था में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पहली भूमिका यही है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सदस्य होते हैं। इसका मतलब यह है कि इस पद पर जो भी व्यक्ति बैठेगा वह अपने पद के कारण राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। यह बात लिखी हुई है आर्टिकल 64 में। दूसरी बात, यदि राष्ट्रपति की मौत हो जाती है या वे इस्तीफा दे देते हैं या फिर काम नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उनकी जगह राष्ट्रपति उनका काम संभालते हैं। वे कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बन जाते हैं, हालांकि वे राष्ट्रपति नहीं बन पाते। अमेरिका में भी उपराष्ट्रपति का पद होता है। वहां पर राष्ट्रपति की मौत होने पर बचे हुए कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति बन जाता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले वाइस प्रेसिडेंट स्वयं अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं, या फिर उनको राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के आधे वोटों से प्रस्ताव पारित करके हटाया भी जा सकता है। इसके लिए 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। इस प्रस्ताव को बाद में लोकसभा से भी पास कराना जरूरी है। यहाँ पर इसके लिए वोट देने वाले सदस्यों के आधे वोट से ही काम हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए किसी भी प्रकार के वेतन भत्ते तय नहीं हैं। उन्हें जो वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलती हैं वे राज्यसभा के सभापति होने के नाते ही मिलती हैं और इन्हें संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। देखते हैं की पॉइंट्स। बात की जा रही है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके पीछे उन्होंने अपनी खराब तबीयत को कारण बताया था। इसके बाद से ही दोनों गठबंधन अपनी अपनी राजनीति में अपनी अपनी चुनाव की तैयारी में जुट चुके थे। दोनों गठबंधनों ने, भाजपा वाले एनडीए और कांग्रेस वाले इंडिया गठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कौन है उम्मीदवार? एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि एक वरिष्ठ आरएसएस कार्यकर्ता हैं, तमिलनाडु के रहने वाले हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। इंडिया ब्लॉक की तरफ से न्यायमूर्ति वी सुदर्शन रेड्डी उम्मीदवार हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं। अविभाजित आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ, वहीं पर पालन पोषण हुआ।
वे 2024 में तेलंगाना सरकार के S-PPP सर्वेक्षण यानी सामाजिक आर्थिक शैक्षिक रोजगार राजनीतिक व जाति सर्वेक्षण पर गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष थे। तो दोनों ही उम्मीदवारों की उम्मीदवारी के पीछे की राजनीति हम समझ चुके हैं। राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। एनडीए के अलावा भी कुछ दूसरी पार्टियां हैं जो उन्हें समर्थन दे रही है, जैसे कि बीजेडी, बीआरएस और वाईएसआरसीपी से समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है। कुछ पार्टियों ने समर्थन का वादा भी कर दिया है। विपक्षी दल भी सत्ता पक्ष के खिलाफ एकजुटता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेंस के लिए मॉडल क्वेश्चन हो सकता है कि भारत के संवैधानिक ढांचे में उपराष्ट्रपति की भूमिका और महत्व का विश्लेषण कीजिए तथा कार्यालय की निष्ठा और जवाबदेही को बनाए रखने में नियंत्रण और संतुलन की प्रभावशीलता का आकलन कीजिए। इसमें हमें सबसे पहले यह बताना है कि हमारी राज्य व्यवस्था में उपराष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था कि वे राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और सभापति होने के नाते वे राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच में संतुलन और सामंजस्य का काम करते हैं। जब राष्ट्रपति नहीं होते या किसी कारण से काम नहीं कर पा रहे होते हैं तब उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति के स्थान पर काम करता है। वे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पद है और वे इस नाते राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अंत में हमें बताना है कि राष्ट्रपति अपने आचरण के लिए संसद के प्रति जवाबदेह है और इसलिए उन्हें राज्यसभा के द्वारा प्रस्ताव लाकर हटाया भी जा सकता है। एमसीक्यू में पहला सवाल, दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य मिलकर करते हैं। बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट सही है। यह बात लिखी हुई है आर्टिकल 66 में। दूसरा स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। बिल्कुल, उपराष्ट्रपति अपने पद के कारण राज्यसभा के सभापति बन जाते हैं, यानी कि वे पदेन सभापति होते हैं राज्यसभा के। यह बात लिखी हुई है आर्टिकल 64 में। दोनों स्टेटमेंट सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। दूसरा सवाल, जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। बिल्कुल सही है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। दूसरा स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल लोकसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में आता है और उसके बाद लोकसभा इसे सहमति देती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि पहला स्टेटमेंट ही सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा सवाल, पहला स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सही बात कह रहा है। जब उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य हिस्सा लेते हैं, वोट देते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि चुनावों में राज्यों की विधानसभाओं की कोई भूमिका नहीं होती। बिल्कुल सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक वोट नहीं देते, लेकिन जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सभी विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य वोट देते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति का इससे कोई लेना देना नहीं है। चौथा सवाल, पहला स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि उपराष्ट्रपति को दोबारा चुना जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते संविधान में निर्धारित हैं। और चौथा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 5 साल का कार्यकाल होता है उपराष्ट्रपति का। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि किसी व्यक्ति को दोबारा इस पद पर चुना जा सकता है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते संविधान में निर्धारित नहीं किए गए हैं, कहीं भी निर्धारित नहीं है। चौथा स्टेटमेंट है कि वे कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही है, जब राष्ट्रपति नहीं होते, उनकी अनुपस्थिति में, बीमार होने पर या इस्तीफा देने पर
उपराष्ट्रपति ही कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाते हैं। इसलिए कथन पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा गलत है। पांचवा सवाल है असर्शन और रीजन वाला। असर्शन है कि उपराष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है, और रीजन है कि उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है, इसलिए उसका किसी सदन की सदस्यता हितों का टकराव को जन्म दे सकती है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए सही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और यदि वे किसी भी सदन के सदस्य होंगे तो इससे उनके कार्यों में और उनके हितों का टकराव होगा और यह एक अव्यवस्था को जन्म दे सकता है। इसलिए इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति न तो लोकसभा के और न ही राज्यसभा के सदस्य होते हैं। देखते हैं दूसरा एडिटोरियल। मामला मणिपुर का है। बियोंसी लेशराम ने अपनी लैंगिक पहचान की कानूनी लड़ाई जीत ली है। बियोंसी लेशराम पूर्वोत्तर भारत की पहली ट्रांसजेंडर महिला है। अब मणिपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि 1 महीने के अंदर डॉक्टर लेशराम को उनके नए नाम और नई लैंगिक पहचान के साथ उनके सारे एकेडमिक सर्टिफिकेट दिए जाएं। उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि इनका जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि मन भी शरीर को स्वीकार कर ले। उनको जल्दी ही समझ में आने लगा कि उनकी लैंगिक पहचान लड़का नहीं बल्कि लड़की है। उन्होंने अपनी MBBS की पढ़ाई के 3रे साल तक यह बात किसी को नहीं बताई। इस दौरान उन्हें मानसिक यातना और लोगों की, यहाँ तक अपने दोस्तों की तिरस्कृत नजरों को झेलना पड़ा। जब उन्होंने यह बात अपने घर वालों को बताई तो उनका परिवार भी इस बात को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लिया, खुद को स्वीकार किया और अपना नाम बदलकर बियोंसी रखा और लिंग सर्जरी करवाई। यह व्यक्तिगत पहचान और निजता का मामला है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि लैंगिक पहचान अनुच्छेद 21 में निजता का मौलिक अधिकार है, क्योंकि इसका संबंध किसी व्यक्ति की गरिमा और आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय के कुछ फैसले हैं, जिनमें 2014 का राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामला भी है। इस मामले में 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर लोगों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की है। 2018 का मामला है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। इस मामले में IPC की धारा 366 को निरस्त कर दिया गया और कहा गया कि जो समलैंगिक संबंध सहमति के आधार पर बनते हैं वे अपराध नहीं होंगे। और KS पुट्टास्वामी मामले में निजता को मौलिक अधिकारों के साथ जोड़ दिया गया था। नई लैंगिक पहचान और उसे कानूनी मान्यता को लेकर किसी तरह की कानूनी दिक्कतें नहीं है। 2019 का अधिनियम है ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार अधिनियम। इसमें प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी नई लैंगिक पहचान के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को फिर से बनवाना चाहता है तो उन्हें उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जारी किए जाने चाहिए। संविधान भी सभी लोगों को बराबर मानता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता यानी कानून के सामने बराबरी की गारंटी दी गई है, चाहे वे किसी भी लैंगिक पहचान के लोग हों। अनुच्छेद 14 की भावना के अनुसार सभी लैंगिक पहचान वाले लोगों को बराबर समझकर उनके अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के साथ निजता को भी जोड़ दिया गया है और लैंगिक पहचान निजता का ही एक मामला है। सरकारी अधिकारियों और कार्यालयों के द्वारा इस तरह के मामलों में संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के दस्तावेजों को सही पहचान के साथ जारी किया जाना चाहिए। डॉक्टर लेशराम के मामले में भी बहानेबाजी होती रही और उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पाए। एडिटोरियल कहता है कि यह सिस्टम की बीमारी है। अधिकारी अक्सर कानून का नहीं बल्कि अपनी समझ, अपनी मान्यताओं और अपनी सोच का इस्तेमाल करते हैं और कानूनी रूप से सही मामलों को भी लटका देते हैं। 2019 में ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार अधिनियम में कहा गया है कि लिंग निर्धारण, लिंग का चयन, अपनी लैंगिक पहचान को स्वीकार करना एक निजी मामला है। कोई व्यक्ति अपनी पहचान खुद चुन सकता है, लेकिन जन्म से लेकर मृत्यु तक के दस्तावेजों में सिर्फ 2 ही विकल्प दिए जाते हैं और उन 2 विकल्पों में से एक चुनना उनकी मजबूरी बन जाती है। इस तरह का रवैया व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ है और डॉक्टर लेशराम के मामले में भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। ट्रांसजेंडर व्यक्ति पहले से ही समाज में दबाव झेल रहे हैं। इस दबाव को झेलते हुए ये कानूनी लड़ाई लड़ते हैं
और जो पहचान और स्वीकार्यता उन्हें समाज में आसानी से मिल जानी चाहिए, उसके लिए एक लंबा संघर्ष करते हैं। जबकि भारत का संविधान और संसद के द्वारा बनाए गए कानून उनके अधिकारों को स्वीकार करते हैं और उनकी रक्षा के उपाय और गारंटी देते हैं। हाईकोर्ट का फैसला जरूरी था। इससे प्रशासनिक अधिकारियों को भी सबक मिलेगा कि उन्हें अपनी मर्जी से काम नहीं करना है और उन्हें संविधान और कानून को बाईपास न करते हुए कानून और संविधान के अनुसार काम करना है। की पॉइंट्स के थ्रू एक बार रिवीजन करेंगे। तो मामला मणिपुर का है। मणिपुर के उच्च न्यायालय ने एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति के मामले में यह फैसला दिया है कि उन्हें उनकी नई लैंगिक पहचान के साथ उनके एकेडमिक सर्टिफिकेट दिए जाने चाहिए, नए सर्टिफिकेट बनाए जाने चाहिए, क्योंकि उनका जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था और बाद में उन्होंने लिंग सर्जरी करवाकर वे लड़की बन गए थे। यह मामला व्यक्तिगत न्याय का है, ट्रांसजेंडर अधिकारों का है और निजता का है। इसके संबंध में भारत में कानून स्पष्ट हैं, लेकिन नौकरशाही की जटिलताओं के कारण, अधिकारियों के रवैये के कारण, उनकी अपनी निजी मान्यताओं के कारण, इस मामले के प्रति उनके एटीट्यूड के कारण मामले लटकते रहते हैं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। इस मामले से जुड़े हुए कुछ अदालत के फैसले भी आए हैं और कानून भी बने हैं। इनमें सबसे ज़रूरी मामला था 2014 का नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम भारत संघ मामले में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी। 2019 के ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों संरक्षण अधिनियम में भी कहा गया है कि अपनी लैंगिक पहचान चुनना निजता का मामला है, स्वनिर्धारण का मामला है। अनुच्छेद 14 कानून के सामने सबको बराबर मानता है, चाहे वे किसी भी लैंगिक पहचान के लोग हों, और अनुच्छेद 21 जीवन और निजता के अधिकार की रक्षा करता है। कानून तो है और संविधान भी अधिकारों की रक्षा करता है, लेकिन नौकरशाही, उनकी अपनी खुद की मान्यताओं और इस मामले के प्रति उनके रवैये के कारण कुछ बाधाएं आ रही हैं। मामले लंबे समय तक अटके पड़े रहते हैं और जो लोग अपनी नई लैंगिक पहचान के साथ दस्तावेज बनवाना चाहते हैं, उनमें काफी समय लगता है। मणिपुर हाईकोर्ट ने फैसला दिया है जो कि जरूरी था। यह फैसला एक मिसाल के तौर पर स्थापित होगा और इससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा होगी। चुनौतियां क्या हैं? तो चुनौतियां वही हैं जो हमने अभी देखा, प्रशासनिक अधिकारियों का मानसिक रवैया। कानून होने के बाद भी यही कारण है कि लोगों के डॉक्यूमेंट्स नहीं बन पा रहे हैं और उन्हें अदालतों का सहारा लेना पड़ रहा है। आगे क्या किया जा सकता है? तो संवैधानिक सुधारों में प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा सकता है ताकि तुरंत काम हो सके। सांस्कृतिक परिवर्तन, यानी लोगों में, समाज में और नौकरशाही में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सकती है, जागरूकता अभियान चलाए जा सकते हैं। और यदि अधिकारियों के द्वारा अनदेखी की जाती है इस तरह के मामलों की, तो उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। मेंस के लिए सवाल हो सकता है कि नालसा बनाम भारत संघ 2014 का मामला और ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों को मजबूती प्रदान की है, तथापि नौकरशाही की जटिलताओं और सामाजिक कलंक ने इनके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधाएं खड़ी की हैं। पूरे एडिटोरियल में इस बात को लेकर ही चर्चा की है कि किस तरह से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपना अधिकार नहीं मिल पा रहा है। कानून है, न्यायालयों के द्वारा फैसले दिए गए हैं, लेकिन फिर भी नौकरशाही की जटिलताओं के कारण, सरकारी अधिकारियों की निजी मान्यताओं के कारण उन्हें अपने अधिकार मिलने में कठिनाइयां हो रही हैं। हम इस फैसले का उदाहरण देकर इस प्रश्न का एक अच्छा उत्तर लिख सकते हैं। दूसरा सवाल मेंस के लिए हो सकता है कि लिंग पहचान आत्मनिर्धारण का विषय है, न कि कागजी दस्तावेजों का। भारत के संविधान अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21 के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। इस प्रश्न के उत्तर में हमें लिखना है कि लिंग निर्धारण अपना निजी मामला है। भारत में ऐसे कानून है, 2019 का कानून है, जो इस अधिकार को मान्यता देता है। भारत के संविधान की भावना, जिसमें अनुच्छेद 14 और 21 में भी इसे निजता का मामला बताया है और कानून के समक्ष बराबरी का मामला बताया है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह किसी भी लैंगिक पहचान के व्यक्ति हो, उनके साथ समानता से व्यवहार किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 21 में इसे निजता के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। इसमें हम नालसा बनाम भारत संघ 2014 के मामले और नवतेज सिंह जौहर मामला और केएस पुट्टास्वामी मामला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का अधिकार अधिनियम 2019 का उदाहरण दे सकते हैं। एमसीक्यू में पहला सवाल, 2 स्टेटमेंट्स हैं
पहला स्टेटमेंट कहता है कि नालसा बनाम भारत संघ 2014 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आत्म पहचान के अधिकार को मान्यता दी है। बिल्कुल सही है, हमने पढ़ा भी था। दूसरा स्टेटमेंट, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2019 के अंतर्गत अधिकारियों को किसी व्यक्ति की आत्म घोषित लिंग पहचान को मान्यता देना अनिवार्य है। यह स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। 2019 के अधिनियम में इस तरह का प्रावधान है और इस तरह के अधिकारों को भी मान्यता दी गई है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, उत्तर है सी। दूसरा सवाल, 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार की गारंटी देता है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 14 में विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता के सिद्धांत दिए हुए हैं। अनुच्छेद 21 गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को सुरक्षित करता है। बिल्कुल सही बात है। तीसरा स्टेटमेंट है ट्रांसजेंडर अधिकार केवल नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ही आते हैं। गलत है, क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किए गए हैं। अनुच्छेद 14 में विधियों के समक्ष समता में और अनुच्छेद 21 के निजता और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार शामिल किए गए हैं। तीसरा सवाल, पहला स्टेटमेंट कहता है कि मणिपुर उच्च न्यायालय ने डॉक्टर बियोंसी लेंसराम के पक्ष में आदेश दिया है कि उनके शैक्षिक प्रमाण पत्रों को नए लिंग पहचान के साथ संशोधित किया जाए। बिल्कुल सही है, इसको लेकर ही पूरा आर्टिकल था। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि विश्वविद्यालय और शिक्षा बोर्डों ने प्रक्रिया संबंधी बाधाओं का हवाला देते हुए संशोधन से इनकार कर दिया। बिल्कुल सही है, यही बाधाएं उनके सामने आ रही थी और इसको लेकर ही वे न्यायालय गई थी। तीसरा स्टेटमेंट है कि न्यायालय ने कहा है कि नौकरशाही की कठोरता संविधान और कानून के ऊपर नहीं हो सकती। बिल्कुल यही बात कहकर उन्होंने न्याय किया है। चौथा स्टेटमेंट है कि यह निर्णय केवल मणिपुर राज्य तक सीमित है। बिल्कुल गलत, दूसरे राज्यों पर भी इसका प्रभाव होने वाला है और इसे एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है। चौथा सवाल है कथन और कारण वाला। असर्सन में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने दस्तावेजों में लिंग पहचान को बदलने के लिए कई स्तरों की नौकरशाही प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और रीजन बताया गया है कि अधिकारी अक्सर लिंग को जन्म के समय दिए गए द्विआधारी मार्कर से जोड़कर देखते हैं और आत्म पहचान को स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल सही है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है। उत्तर होगा ऑप्शन ए। 5वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसजेंडर अधिकारों की मान्यता से जुड़े हुए हैं। पहला, नालसा बनाम भारत संघ 2014 का मामला। बिल्कुल सही है, क्योंकि इस मामले में ट्रांसजेंडरों को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दी गई थी। दूसरा, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 बिल्कुल सही है। तीसरा, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 बिल्कुल सही है। इन तीनों के बारे में हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले। चौथा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 गलत है, इसका इससे संबंध नहीं है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।